रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस दे दिए हैं। इसका आम जनता पर यानी कि आप पर और मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ में आने वाले भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट के बारे में इन्होंने क्या अनुमान लिए हैं, उन सभी मुद्दों पर हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। दिस इज विवेक दशोरा और इस शॉर्ट वीडियो में ब्रीफ में हम समझेंगे कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, उसका मैंडेट क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है यानी कि महंगाई के मेन जो प्रकार है यानी कि टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन के लिए जो आरबीआई का फोरकास्ट है यानी कि उन्होंने उसके लिए जो भविष्यवाणी की है वो क्या है। साथ में हम समझेंगे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या है और उसकी दर को आरबीआई ने कम किया है, तो उसकी दर को कम करने के क्या इंपैक्ट आम जनता पर होने वाले हैं या उसके क्या लाभ होने वाले हैं। साथ में रेपो रेट को स्थिर क्यों रखा गया है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है और ये लगातार 11वीं बार है, यानी कि अगर आप समझें तो लगभग 22 महीने से रेपो रेट में या पॉलिसी रेट्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अंत में हम ये देखेंगे कि महंगाई को लेकर आरबीआई के द्वारा क्या फोरकास्ट किया गया है कि भविष्य में महंगाई की क्या स्थिति बनी रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अगर आप समझें तो ये एक ऐसी कमेटी है जो आरबीआई और सरकार के बीच में एक एमओयू साइन करके बनाई गई है। एमओयू इस बात का साइन किया गया था कि आरबीआई जो सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसको बैंक ऑफ द ऑल बैंक्स, वो सभी बैंकों में कैश फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, उसको एक तरह से वाल्व के रूप में काम करता है कि वो पैसा इकोनॉमी में बैंक्स के थ्रू ही आता है, तो बैंक्स के थ्रू जो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है वो कितना आए और नहीं आए, उस वाल्व को आरबीआई मॉनिटर करता है। उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया और टारगेट ये किया गया कि मार्केट में जो महंगाई की दर है उस पर भी आरबीआई रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा और रेस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए उसको 4% +-2 यानी कि +2 मतलब 6%, -2 का मतलब 2%, तो 2% से 6% की रेंज में आरबीआई कोशिश करेगा कि भारत में महंगाई की दर रहे। दिस इज द मैंडेट ऑफ द एमपीसी। तो एमपीसी क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की एक कमेटी है जिसमें हर 2 महीने में जिसकी मीटिंग होती है और हर 2 महीने में वो ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले 2 महीने के लिए जो पॉलिसी रेट्स हैं या जिसको रेपो रेट कहा जाता है वो किस तरह से कम या ज्यादा रखनी है, उसको बढ़ाना है या कम करना है। गेटिंग दिस। अब इसके साथ ही एक शॉर्ट कंसेप्ट और समझ लेते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर सरल भाषा में बिल्कुल समझा जाए तो वो है प्राइस राइज यानी कि महंगाई का बढ़ना। महंगाई का बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके जेब में जो पैसा है या आपकी जो मुद्रा है उसकी परचेजिंग पावर या किसी भी चीज को खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाना। इसको और सरल भाषा में समझे तो आप 100 रुपए में अगर पहले 5 किलो आलू खरीद सकते थे, अब अगर आप 100 रुपए में 3 किलो ही आलू खरीद पाते हैं, तो व्हाट डज इट मीन दैट कि 100 रुपीज की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। ओके, दिस इज कॉल्ड द महंगाई। इसे प्राइस राइज जनरली समझा जाता है। ये 2 कारण से होती है, एक तो कॉस्ट पुश और एक होती है डिमांड पुल। पहले समझते हैं डिमांड पुल क्या होती है। डिमांड पुल का मतलब होता है चीजों की सडनली डिमांड बढ़ जाना। अच्छा, महंगाई क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब जितनी भी तरह की मांग हो सकती है एक देश में, यानी कि हम जैसे आम लोग जो उपभोक्ता हैं उनकी डिमांड होगी, सरकार अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है उसकी भी डिमांड होगी। मान लीजिए सरकार कहीं पर रोड बना रही है, कहीं पर ब्रिजेस बना रही है, कहीं पर नए डेवलपमेंट कर रही है, तो उसके लिए भी उनको सीमेंट, सरिया या कोई भी चीज चाहिए होगी, तो वो भी एक तरह की डिमांड क्रिएट करते हैं। इसके अलावा तीसरी डिमांड होती है एक्सपोर्ट की, यानी कि हम अगर देश से किसी चीज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस एक्सपोर्ट के लिए भी हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है। दिस इज कॉल्ड द डिमांड। अब इन सारी तरह की डिमांड को अगर मिला लिया जाए तो देश में ओवरऑल डिमांड कितनी है उसको एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है या समग्र मांग बोला जाता है। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गई बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो भी महंगाई बढ़ जाएगी यानी कि प्राइसेस बढ़ जाएगी। एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि कोरोना के टाइम पर हमने 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है और हमारे को लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए पर्सनल व्हीकल्स की डिमांड सडनली बढ़ गई और लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना जाना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि कार की जो डिमांड है, यानी कि हर व्यक्ति को यह चाहिए था कि मेरे आने जाने के लिए, मेरे काम करने के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे पास एक पर्सनल कार हो। तो जितना हर भारतीय, आम भारतीय के घर में पर फैमिली नंबर ऑफ कार्स बढ़ गए, बट सडनली जब ये डिमांड बढ़ी तो उस टाइम पर आप एक एग्जांपल लीजिए कि मानेसर का प्लांट है मारुति का, वो अपनी जो कैपेसिटी है उतनी ही कार बना सकता है। मान लीजिए कि वो 1 महीने की 100 कार बना सकता है, तो 100 कार्स ही वो वहां पर प्रोड्यूस कर पाएगा। बट अगर डिमांड 1 महीने में 100 कार से बढ़कर 500 कार की हो गई तो वो नहीं बना पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि रेट्स ज्यादा करने पर भी, यानी कि उसकी प्राइसेस बढ़ा दी गई, 10 लाख की कार को 11 लाख में बेचा गया तो भी लोगों ने उसकी खरीदारी करी। तो इस सिचुएशन को, इन दिस सिचुएशन, ये हो गई डिमांड पुल, यानी कि सडनली डिमांड बढ़ गई। सडनली डिमांड बढ़ने का एक और एग्जांपल है कि हमारे यहाँ पर त्योहारों के सीजन में मावे की डिमांड या खोया की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये हम सभी जानते हैं। या सर्दी के दिनों में सर्दी के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड ने इन्फ्लेशन को, महंगाई को पुल किया है, उसने उसको खींचा है। दूसरा है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश होने का मतलब यह है कि जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगेन द सेम एग्जांपल, मानेसर प्लांट लेते हैं मारुति का,
उसी प्लांट में अगर हम ये देखें कि जो लेबर की कॉस्ट है कि 500 रुपए में अगर एक मजदूर आता था, वो 500 रुपए में नहीं आकर अब 800 रुपए में आ रहा है, या फिर वो 1000 रुपए में आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्शन की। या मान लीजिए स्टील की बात करें कि जिस स्टील के चद्दर से कार बनाई जाती है, तो वो स्टील जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या भारत में है, उसकी अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में रेट्स बढ़ गई, चाइना ने उसकी रेट्स बढ़ा दी, चाइना ने अपनी सप्लाई रोक दिया, किसी भी रीजन से अगर स्टील की रेट बढ़ गई, तो मारुति के पर यूनिट यानी कि एक कार पर लगने वाले स्टील की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ये क्या हो गया? कॉस्ट पुश, यानी कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है प्रोडक्शन में, जो रॉ मटेरियल काम आना है, वो ही उसकी ही कॉस्ट बढ़ गई। तो देयर आर टू टाइप्स, और भी तरीके होते हैं, परंतु मेन जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो दो ही तरह की होती है। ये दो है, एक डिमांड पुल जिसमें डिमांड ने पुल कर दिया, मांग बढ़ गई, और दूसरा है कॉस्ट पुश यानी कि कॉस्ट ही बढ़ गई प्रोडक्शन की, रॉ मटेरियल जो लग रहा है किसी भी प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो भी रेट्स बढ़ जाएंगी या प्राइजेस बढ़ जाएंगी। प्राइजेस बढ़ने का मतलब सीधा सा मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जो जेब में पैसा है उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। ओके, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसीजंस लिए, ये बेसिक हमने समझा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 6 दिसंबर को सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स को घटाकर 4% कर दिया है, जो पहले 4.5% हुआ करता था। ओके, सीआरआर क्या होता है? आरबीआई का ये मैंडेट है कि बैंक्स को दो तरह से अपने पास पैसा रखना पड़ता है, मतलब अपने पास कुछ रिजर्व सभी बैंक्स को रखने पड़ेंगे। कुछ रिजर्व्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि हम एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई को 4% अपना जो टोटल उसकी वेल्थ है उसका 4% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और कुछ परसेंट जैसे मान लीजिए कि 20%, 25% सीआरआर में, एसएलआर में, वो अपने खुद के पास भी रखना पड़ेगा। क्यों? ये सब मिलाकर लगभग 25% हो जाता है। 25% क्यों? 25% पैसा किसी भी बैंक को अपनी टोटल वेल्थ का, यानी कि उसने जितना पैसा लिया हुआ है पब्लिक से, उस सब का लगभग 25% उसको रिजर्व में रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा रीजन इसलिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गया, उसने बहुत ज्यादा लोन बांट दिया और उसकी लोन रिकवरी नहीं हो रही है, या बैंक किसी भी तरह से बर्बाद हो रहा है, बैंक के जो फाउंडर्स हैं वो भाग जाए, देश छोड़ के भाग जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो जाए, तो उनसे हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स या हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो उसके ग्राहक हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं। सो अब आप ये मान लीजिए कि अगर सरकारी नियम यह है कि 25% रिजर्व आपको अपने पास पैसा रखना है, तो इसका मतलब यह है कि 25% पैसा वो मार्केट में नहीं दे पाएंगे, लोन के लिए नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सडनली अगर उस 25 को घटाकर 20% कर दिया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बैंक की टोटल जो नेटवर्थ है उसमें 5% पैसा उसको ज्यादा अवेलेबल होगा मार्केट में बांटने के लिए। तो मार्केट में जब पैसा बांटा जाएगा, यानी कि लोन के लिए अवेलेबल होगा, तो हम समझते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। सो सीआरआर यानी कि वो पैसा, कैश रिजर्व रेशियो, जो किसी भी बैंक को आरबीआई के पास में मैंडेटरी रूप से रखना होता है, उसमें 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। जो पहले 4.5% हुआ था, उसे अब 4% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो टोटल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी यानी कि कैश का फ्लो बढ़ाना है। सीआरआर क्या है इसको हम समझ चुके हैं। आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमान में भी एमपीसी ने बदलाव किया है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है देश की, उसके बारे में, और महंगाई फर्दर फ्यूचर में क्या रहने वाली है, ये बड़ी काम की बात है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% जो पहले बताया गया था, उसे 6.6% अब बताया गया है, जो पहले की 7.2% बताया गया था, यानी कि 7.5% के लगभग जो हुआ करती थी, वो 6.5% पर ही हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है। और खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि जो आम जनता, जितने भी रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 4.5% से बढ़कर 4.8% के लगभग अब बताई गई है, यानी कि आने वाले टाइम में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। एमपीसी के मौद्रिक नीति के रुख को, यानी कि आरबीआई ने जो अपना स्टांस है उसको न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि आरबीआई किसी भी तरह से कैश के फ्लो में या इकोनॉमी में और कोई तरह का अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रोल नहीं प्ले करने वाला है, यानी कि आरबीआई अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है अगेन। और ऐसा पिछले 11 कॉन्जिक्यूटिव एमपीसी की मीटिंग्स में हो चुका है, यानी कि हर 2 महीने में ऐसी मीटिंग होती है, तो 11 दैट इज 22 मंथ्स, पिछले 22 महीने से लगभग ऐसा हो रहा है कि आरबीआई न्यूट्रल स्टांस में है। आरबीआई पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से इकोनॉमी को छेड़ने के मूड में नहीं है। सीआरआर में कटौती क्यों करी? जब हमने रेपो रेट में किसी तरह की कोई कटौती नहीं करी है, तो सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.16 लाख करोड़ की तरलता बढ़ेगी, जिससे बैंकों के ऋण देने में संसाधन बढ़ेंगे। तरलता की कमी क्या आरबीआई ने रियलाइज करी? यस। तो इसका क्या कारण था? आरबीआई द्वारा रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए डॉलर की बिक्री और दिसंबर में एडवांस टैक्स, जीएसटी भुगतान और क्रेडिट की जो तिमाही की मांग होती है, उसके कारण तरलता की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। यानी कि एडवांस टैक्स लोग पे कर रहे हैं, तो जैसा मैं बता रहा हूं कि 0.50 या 0.50 बेसिस पॉइंट की कमी होने से जो लिक्विडिटी मार्केट में आएगी वो कहां खप जाएगी? मतलब कि महंगाई ऑलरेडी है, तो क्या उससे फिर और महंगाई बढ़ेगी जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसे होंगे और ज्यादा लोन बांट रहे होंगे? नहीं, आरबीआई ने कहा है कि जो एडवांस टैक्स जमा करवाना है दिसंबर में, या जीएसटी का भुगतान करना है, और क्रेडिट की जो तिमाही में जो चुकते करने होते हैं, उन सब में वो पैसा खप जाएगा।
यानी कि इससे एक्चुअल में जो लिक्विडिटी की डिमांड है सिर्फ वही फुलफिल होगी और अदर बहुत ज्यादा उससे लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी कि इन्फ्लेशन बढ़े। सीआरआर में कटौती के क्या लाभ है? सीआरआर पर बैंकों को ब्याज नहीं मिलता, इसलिए बैंकों के लिए यह निर्णय फायदेमंद है। यानी कि सीआरआर जब आरबीआई के पास जमा होता है उस पर आरबीआई किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देता है। तो जब 0.5% ज्यादा पैसा आरबीआई से निकाल सकेंगे तो इसको ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर पाएंगे। जब मार्केट में बैंक किसी पैसे को सर्कुलेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर इंटरेस्ट कम आएगा। अतिरिक्त तरलता का उपयोग बैंक ऋण देने के लिए कर सकते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कटौती का लाभ बैंक अपने लेंडर्स या उधारकर्ताओं को दे सकते हैं। रेपो रेट को स्थिर क्यों रखा गया? इसमें किसी तरह का क्यों चेंज नहीं किया गया? तो रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय 4-2 के बहुमत से लिया गया है। यानी कि 6 लोगों में से 4 लोग इसके फेवर में थे। अगर 1% और इधर उधर हो जाता तो बहुमत नहीं होता और आधा आधा डिसीजन हो जाता। गेटिंग दिस, तो इसका मतलब यह है कि इस पर बहुत मेजोरिटी एग्री नहीं थी। यानी कि रेपो रेट को मेंटेन रखा जाए, एज इट इज में चेंज नहीं किया जाए। इसका मुख्य कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। तो जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके बढ़ने का मेन कारण अभी जो चल रहा है वो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि खाद्य पदार्थों की हाई रेट्स, उसका सबसे बड़ा रीजन है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव जारी रहेगा और चौथी तिमाही में यह कम होने लगेगा। यानी कि जो लास्ट फेज जो अब चलेगा उसमें यह कम होने लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने भी इस चीज की मांग करी थी कि जो हमारे यहां पर रेपो रेट है उसको कम किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि आम जो मनी को लेने वाले हैं या बैंक से जो उधार लेने वाले लोग हैं या जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेपो रेट स्थिर रहने से जो उधारकर्ताओं की ईएमआई है वो तो स्थिर रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। सीआरआर कटौती से बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे जमाकर्ताओं को ब्याज कम दर पर मिल सकती है और एमसीएलआर आधारित ऋण दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्यों घटाया गया। तो एमपीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इसके मुख्य कारण है कि जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गई, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा भी था, न्यूज में भी था। ये सारी बातें अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। यानी कि ये 5.4% पर आ गई है इस तिमाही में, जो जुलाई से सितंबर वाली थी। अप्रैल से जून 2024 में यह 6.7% थी और जुलाई से सितंबर 2023 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेम टाइम पर, अभी का जुलाई से सितंबर को 2023 के जुलाई से सितंबर से कंपेयर करें तो ये 8.1% हुआ करती थी। त्योहारों की मांग और ग्रामीण खपत के मंदी के बाद सुधार के संकेत इसमें हालांकि अब मिलने लगे हैं। मुद्रास्फीति के बारे में एमपीसी का क्या दृष्टिकोण है, यानी कि महंगाई के बारे में एमपीसी क्या कहती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। यानी कि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ने वाली है। कारण क्या है? खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव इस पर बना हुआ है। उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की आय पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगेन मैं आपको फिर वही एग्जांपल कोट करूंगा कि आपके जो जेब में पैसा है उसकी परचेजिंग पावर या खरीदारी की क्षमता कम होने वाली है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। दैट इज फ्रॉम माई एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पॉडकास्ट आपको एक्सप्लेन्ड आपको सही लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज फ्रॉम माई एंड। हैव अ वेरी गुड डे।